हे गाइस एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर कक्षा 360 में। तो आज फिर आ गए हैं एक वन शॉट लेकर के हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब भैया जी, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते किसे हैं? सबको पता है बिजनेस का मतलब जो काम हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए होती है वो होती है बिजनेस। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट का सबसे आसान मतलब है जो आपके आसपास, जो आपके इर्द गिर्द है, वो आपका एनवायरनमेंट है। जो आपके आसपास होता है वो चीजें आपकी लाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। सेम इन द सेंस बिजनेस के आसपास जितनी भी फोर्सेस होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पर इफेक्ट करती हैं। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन से। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? वो सारी फोर्सेस जो आपके बिजनेस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं, वो होती है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये फोर्सेस जो होती हैं, ये आपके बिजनेस के अंदर भी हो सकती हैं और बिजनेस के बाहर भी हो सकती हैं। भाई, आपके बिजनेस के अंदर आपके एम्प्लॉइज, ये भी एक फोर्स है। वो कहीं ना कहीं अगर छुट्टी कर रहे हैं तो आपके बिजनेस पे असर पड़ेगा। या बिजनेस से बाहर जो चीजें हैं, लाइक गवर्नमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डिसीजन लेती हैं, तो वो डिसीजंस आपके बिजनेस पे भी आते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? वो सारी फोर्सेस जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। जैसे सबसे पहला, मैक्सिमम जो हमारा कंट्रोल से बाहर होता है वो होता है हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस। अब गवर्नमेंट क्या डिसीजन ले रही है, कोर्ट क्या डिसीजन ले रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हमारे हाथों से बाहर है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलता है? एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक और एक होती है जनरल। स्पेसिफिक का मतलब होता है जब कोई चीज किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करती है, और जनरल फोर्स का मतलब होता है जो ओवरऑल सबको इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, नोटबंदी हुई, पूरे इंडिया में इफेक्ट हुआ। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कोई एक चीज बंद हो जाए तो केवल एक ही बिजनेस को एक ही स्टेट में फर्क पड़ेगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बहुत लंबे सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक। तीसरी चीज, इंटर रिलेटेडनेस। आपस में चीजें मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक काम बंद हुआ, हमने जो है लिकर बैन कर दिया। अब सिर्फ लिकर इंडस्ट्री को ही इफेक्ट नहीं होगा, उससे जुड़ी हुई जितना भी रॉ मटेरियल है उसको इफेक्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट होगा, उससे जुड़ी हुई सारी लेबर जो है उसको इफेक्ट होगा, तो सब लोगों को इफेक्ट होगा। तो इंटर रिलेटेड है जितनी भी हमारी फोर्सेस हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक इन नेचर। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, वो चेंजिंग है, वो एक जैसा नहीं चलता, स्टेगनेंट नहीं रहता, और फ्लेक्सिबल डायनेमिक होता है, वो रोज 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 चेंज हो जाता है। तीसरी बात है अनसर्टेनिटी। नोबडी कैन प्रिडिक्ट व्हाट हैपन टुमारो। बिजनेस एनवायरनमेंट है, कौन क्या डिसीजन ले ले, आपका कॉम्पिटिटर कौन सी चाल चल दे, आपको कुछ नहीं पता। दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। कॉम्प्लेक्सिटी, इसको समझना बड़ा मुश्किल है, जटिल है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी का मतलब होता है बिजनेस एनवायरनमेंट जिस जगह है, हर जगह के लिए अलग अलग इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमने बंद कर दिया, लाइक हमने जो है कोल्ड ड्रिंक को बैन कर दिया और हमने कहा लोग शिफ्ट कर रहे हैं जूसेस की तरफ, तो जूस के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई, और जो कोल्ड ड्रिंक वाली इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो ये रिलेटिविटी है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट इफेक्ट करता है। इसी के साथ आते हैं इंपॉर्टेंस। क्यों जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना? क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्यों समझना चाहिए? फिर उससे हमारा क्या फायदा होगा? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? देखो, सबसे पहली बात, अगर आप कोई भी एक शॉप खोलना चाहते हो, छोटी सी भी शॉप अगर आप खोलना चाहते हो, तो आप जो है वहां पे पूरा रिसर्च करते हो कि भाई ये शॉप हमारी यहाँ चलेगी या नहीं चलेगी। तो उसी को बोलते हैं ना बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने क्या किया,
आपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, टू स्कैन दी बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? तो आपने अगर स्कैन कर लोगे बिजनेस एनवायरनमेंट को, अगर आपने स्कैन कर लिया, प्रोज एंड कॉन सब कुछ देख लिए, तो आपका फायदा हो जाएगा। इसी वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है। एक चीज होती है छोटी सी, मैं आपको इस सबको एक छोटी सी चीज में बताऊं, दैट इज स्वॉट एनालिसिस। अब ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट इसीलिए ही इंपॉर्टेंट है स्वॉट एनालिसिस के लिए। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है एस फॉर स्ट्रेंथ, W for weakness, O for opportunities and T for threats। तो ये जो है हमारा, ये चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपके अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करेंगे। फिर चेक करेंगे कि आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, आपके पास क्या स्ट्रेंथ है अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपकी वीकनेस क्या है, आप किस चीज पे काम नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं कर पाते हो, आप उसमें लैग करते हो, आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए आप अपनी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो कि भाई मैं मार्केट में ये काम कर सकता हूं। फिर एक आता है थ्रेट्स, भाई आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको देखो। और जब ये सब स्कैन हो जाए, जब आप शॉर्ट एनालिसिस कर लोगे, तब आप मार्केट में बहुत अच्छे से उतर पाओगे, कितने रिसोर्सेज हैं, कैसे आपको उसको यूज करना है, कैसे आपको अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी है और अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को मार्केट में खड़ा करना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट के से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा यहां से, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसी को एलिमेंट्स भी बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, या फिर टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं या फिर इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। देखो, 5 तरह के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं। सिंपल बताऊंगा, आप क्या करो, जब कोई केस स्टडी आती है वो कहता है आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, पांचों में से एक डायमेंशन आपको बतानी है। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, अगर आप उन कीवर्ड्स को पकड़ लोगे, कीवर्ड्स को पकड़ करके आप आराम से अपना काम कर सकते हो। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, देखो आपको पता है इकोनॉमिक का मतलब हमें 11 से पढ़ते आ रहे हैं। इकोनॉमिक का मतलब होता है जहां पर भी पैसे से रिलेटेड बात होती है, जहां पर भी पैसे से रिलेटेड बात होती है। अगर बात होगी लाइक इन्फ्लेशन की, बात होगी जीडीपी की, बात होगी आपके रिजर्व्स की, बात होगी आपके रेट्स की, बात होगी अगर आपके इंटरेस्ट की, बात होगी अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज की, बात होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो ये सब कहाँ, ये सब मनी से रिलेटेड है। तो वो किसके अंडर आएगा? वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब बात होती है सोसाइटी की। सोसाइटी में भैया क्या कल्चर है, कैसी फैमिली साइज है, कैसा स्ट्रक्चर है फैमिली का, कौन सा रिलीजन फॉलो हो रहा है, उसके अंदर कौन से फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये आपके सोशल एनवायरनमेंट में आता है। तो आप इससे पहचान लेंगे कि ये बात कर रहे हैं सोशल एनवायरनमेंट की। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात आ रही है कि भाई वो कह रहा है कि आज बात कर रहा है कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन से डायमेंशन में आएगा? वो आएगा आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है पॉलिटिक्स। ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं पॉलिटिकल में और लीगल में। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो बात होगी वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जाएगी, राजनीति से रिलेटेड जो भी बात होगी वो यहां पर आएगी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। अब ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में बात आएगी, इसके अंदर आपको क्या देखना है, लाइक आपके यहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, वो पॉलिटिकल पार्टी स्टेबल है या नहीं है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, उसके रिलेशन कैसे हैं, ये सब चीजें जो बातें हैं ये यहां पर आएगी। कौन सी स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, ये सब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, राजनीति। दूसरी बात, लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट बच्चे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से कंफ्यूज करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट जो होता है, सिंपल एक वर्ड याद रख लो आप, लॉ एंड
ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो भी होती है वो आती है लीगल एनवायरनमेंट में। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी डिसीजन नहीं लेती। डिसीजंस जो होते हैं सारे, जितने भी लॉ कानून जो बनते हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो सब कोर्ट के पास होते हैं। कोई सा भी कोर्ट हो, लाइक हमसे कहा गया कि भाई हेलमेट के ऊपर अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया 5,000 रुपए का चालान। लिकर को बैन कर दिया गया, सिगरेट को बैन कर दिया गया आपके स्टेट में। तो ये सब क्या है, ये सब लॉ एंड ऑर्डर के अंदर आता है। ठीक, तो जितने भी ये एनवायरनमेंट है जो भी लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है वो सब लीगल एनवायरनमेंट में आएगा। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर इक्वल्स टू लीगल एनवायरनमेंट। यहाँ पर एक छोटी सी बात याद रखिएगा। ठीक, तो आई होप बात समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहीं से ही केस स्टडी बनती है। आपको केवल और केवल एक कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ के आंसर दे देना। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ अब चलते हैं थोड़ा आगे। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। देखो क्या हुआ, जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद 30-40 साल गाड़ी चली, 40 साल तक गाड़ी चलती रही, बट फिर क्या हुआ, हमारी इकोनॉमी बड़ी क्लोज इकोनॉमी होने लगी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करते थे बाहर के लोगों के साथ में। तो इससे हमारे यहाँ पर ही प्राइसेस राइज हो गए, बहुत ज़्यादा महंगाई आने लगी, और हमारी जो क्वालिटी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी। तो अब हमें परेशानियां होने लगी। तो 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, जिसके अंडर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, NEP 1991। इसको बनाया गया कि भाई अब हमारा देश जो है, हम तरक्की करेंगे, हम लोगों के साथ व्यापार करेंगे। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर 3 मेजर पिलर्स थे, 3 मेजर्स कह सकते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट 3 एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से आज आपके देश में जो विकास हो रहा है, तो ये समझ लीजिए नींव वहीं से रखी गई है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 चीजें थी, आप ये पहले भी पढ़ चुके होंगे और अपनी इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ चुके होंगे। लिबरलाइजेशन, privatization and globalization, liberalization, privatization and globalization। अब इससे फायदा क्या हुआ, इन तीनों चीजों से फायदा क्या हुआ, एज वी सजेस्ट, हम जब शुरुआत हमने करी थी, जब हम आजाद हुए तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। हमने कहा कि कुछ चीजें हमारी गवर्नमेंट और कुछ चीजें हमारा प्राइवेट सेक्टर मिलकर के आगे बढ़ाएंगे, चीजों को डिसीजन लेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस के। ठीक, लेकिन हुआ क्या, धीरे 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 हमारी गवर्नमेंट ने ज्यादातर चीजें अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। तो अब यहाँ पे इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां आने लगी। तो जो लिबरलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम। तो लिबरलाइजेशन, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट बोली अब लोगों को फ्री करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फ्रीडम टू ट्रेड, लोगों को आसान कर दिया ट्रेड करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने एक काम और किया, डी लाइसेंसिंग, हमने लाइसेंसिंग को खत्म किया, अननेसेसरी जो लाइसेंसिंग थी हमने उसको रिमूव करा। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट ने मिक्स्ड इकोनॉमी होने के बाद भी ज्यादातर चीजें अपने हाथ में रखी हुई थी, ज्यादातर चीजों की ओनरशिप अपने पास रखी हुई थी। तो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने क्या किया, ट्रांसफर कर दी ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, पब्लिक से प्राइवेट की तरफ हमने ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया। यह है आपका प्राइवेटाइजेशन। लास्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से आज हम इतना ज्यादा ट्रेड कर पाते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी अपने देश को पूरी दुनिया के साथ में मिलाना इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में हमने क्या किया, हमने इनवाइट किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को टू द इंडिया, हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इंडिया में इनवाइट किया कि भाई आइए और हमारे साथ व्यापार कीजिए, आइए हमारे यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाइए, हम आपके यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाएंगे फिर आकर के। ठीक, तो ये था हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के कुछ इम्पैक्ट्स थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के इम्पैक्ट्स में सबसे पहला आया
कि इसने हमारा कंपटीशन बढ़ाया। देखिए हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो लोग, हम भी फिर जो हम सिर्फ पहले खादी पहन रहे थे, आज हम भी बड़ा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं। लोगों के अंदर एक जागरूकता होगी कि यार जब अच्छा दूसरे देश हमें दे रहे हैं तो हम भी क्यों ना बनाएं। तो कंपटीशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़िया होगी, ह्यूमन रिसोर्स आपकी अच्छी होगी। जब अच्छे पढ़ाई लिखाई जब अच्छी होगी, लोग आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, बाहर से लोग भी आएंगे काम करने के लिए, आपको काम सिखाने के लिए, तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपकी ह्यूमन कैपिटल है, वो अच्छी होगी। ठीक, चेंजेस आएंगे इकोनॉमी के अंदर। और जब आपके सामने 1000 वैरायटी होगी प्रोडक्ट्स की, तो आप ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा सिलेक्टिव होंगे आप कि भाई अब मैं अच्छा लूंगा। आप मुझे 10 चीजें दिखाओ, उसमें से मैं एक सिलेक्ट करूंगा। पहले हमारे पास चॉइसेस नहीं थी, जब चॉइसेस ज्यादा होती हैं तब मजा आता है सिलेक्ट करने में। ठीक, तो ये हमारा इम्पैक्ट थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। नेक्स्ट इज डीमोनेटाइजेशन। ये एक नया नया कंसेप्ट था, अभी शायद आप हाल फिलहाल में सबको ही याद होगा। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल अगर भाषा में मैं कहूँ, जो नोट आपका है, नोट आपका एक पीस ऑफ पेपर है, लेकिन उस पीस ऑफ पेपर पे आरबीआई ने, आरबीआई के गवर्नर ने साइन कर रखे होते हैं कि भाई ये जो पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये 2000 रुपए का नोट, ये 1000 रुपए का नोट, ये 500 रुपए का नोट, ये 20 रुपए का नोट, वो तो एक पेपर है। पेपर कौन सा, 2000 रुपए का है वो। लेकिन गवर्नमेंट ने, हमारी आरबीआई ने हमें गारंटी दे रखी है। जिस दिन वो गारंटी मना कर देगी कि अब ये जो पीस ऑफ पेपर है, अब ये सिर्फ पीस ऑफ पेपर रह गया, अब हम इसके ऊपर से अपनी गारंटी वापस लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर से हम अपने लीगल टेंडर हटा रहे हैं, उस दिन से वो जो क्या है, उस पर आप 2000 लिखा हो, 1000 लिखा हो, 500 लिखा हो, वो सब रद्दी बन जाएगा। ठीक, तो ये होता है डिमोनेटाइजेशन, जब लीगल टेंडर को किसी भी करेंसी पे से हटा लिया जाता है। आम आदमी की भाषा में कहूं, जब हमारा आरबीआई कह देता है इसकी गारंटी में नहीं लेगा। ठीक, ये जो नोट है अब ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। जिस दिन उसने कह दिया तो उस दिन उस चीज को हटा देंगे। डिमोनेटाइजेशन बेसिकली होता क्यों है, बेसिकली इस वजह से होता है, टैक्स लोग जब कम भरते हैं, जो अनअकाउंटेड मनी होती है, लोगों के पास जो पैसा ऐसा होता है जिसपे वो टैक्स नहीं देते, वो अपने पास सेव कर लेते हैं अपने जगहों पे, अपने घरों में, तो उस पर टैक्स नहीं दे पाते। वो टैक्स नहीं देते, अब जब उस नोट को बंद करेंगे तो उसको फेंकने से अच्छा है वो लोग उसको सिस्टम में लेकर के आएंगे, तो उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरी बात, सेविंग्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। देखिए जो सेविंग्स है, आपको बहुत अच्छा लगता है सेविंग्स है, लेकिन जो सेविंग्स अगर आपकी फॉर्मल सिस्टम में नहीं है, लाइक अगर आपने बैंक्स वगैरह में सेविंग नहीं कर रखी, तो फिर वो गवर्नमेंट के किसी काम की नहीं होती। हम बैंक में पैसा जाके रखते हैं, बैंक वाले को किसी और को उधार देते हैं, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी चलती है। और डिमोनेटाइजेशन इसलिए भी किया गया कि हमारी इकोनॉमी को कम से कम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे, कम से कम कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे, कि उससे क्या होता है, जितना आप कैश में डील करते हो तो वो अनअकाउंटेड रहता है पैसा। जब आप पेटीएम से, गूगल पे से, बैंक से ट्रांजेक्शन करते हो, तो वो पैसा गवर्नमेंट की नज़र में रहता है, वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेशन में रहता है। लेकिन जो कैश होता है उसका बहुत बड़ा ऐसा पार्ट होता है वो जो अकाउंटेड अनअकाउंटेड रह जाता है। ठीक, तो ये था छोटा सा चैप्टर, मज़ेदार सा चैप्टर है, इसको पढ़िए, मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, अच्छे मार्क्स कवर करेगा आपके। पहले दूसरे तीसरे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ चैप्टर हुआ पूरा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वन शॉट्स आपको मिल रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कक्षा 360 के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू।